Hi guys, I am Piyush. Welcome back to the channel. I am pursuing my economics honors from Shri Ram College of Commerce और आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे, नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाते हैं। देन वी हैव बोर्ड्स की टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज़ कर दी है CBSE ने इस बार, और फिर उसके बाद CUET है। तो मैं एक कंप्लीट आपको रोड मैप बताने वाला हूँ कि आपको अब कैसे कैसे अपनी एकेडमिक्स आगे लेके चलनी है, जिससे आप अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर पाओ और बोर्ड्स में भी आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। हम हैं इस वक्त अक्टूबर में, और आप सबके आई होप जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। अब हाफ ईयरली जैसे भी गई हैं, अगर अच्छे गए हैं तो इसका मतलब आप बढ़िया काम कर रहे थे अब तक, उसको कंटिन्यू रखना है, उसी स्पीड को उसी एफिशिएंसी से काम करते रहना है आगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस और बच रखा होगा, उसे कंप्लीट करके फिर आपको आगे बढ़ना है। और अगर हाफ ईयरली अच्छे नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी टाइम है जो आप अपना आने वाला भविष्य सुधार सकते हो। तो अब उसके लिए मेहनत करनी है, और वो कैसे करना है वो स्ट्रेटजी, चलिए उस बारे में बात करते हैं। क्लिप मैं लास्ट में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एडिट कर रहा हूँ। वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, हो सकता है आपको लगे बोरिंग, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। पेन कॉपी लेके बैठना, इसको फॉलो करना, एंड आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इट इज़ एट योर कॉस्ट। मैंने मतलब जो निचोड़ हो सकता है फुल जो मैंने फॉलो करा है, मतलब इससे ऊपर का, इससे बढ़िया कंटेंट मतलब मैं क्या कहूँ बन नहीं सकता है, और मतलब बोरिंग हो सकता है वो चीज़ है, बट आपको देखना पड़ेगा। आज है 2 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमें अभी अक्टूबर में, हमारे पास पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई पूरा बचा है अभी इस वक्त। मई पूरा नहीं कहेंगे क्योंकि मई मिड में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे CUET के, और क्योंकि हमारा मेन गोल जो है वो CUET में अच्छे मार्क्स लाना है, एंड हमारा ड्रीम कॉलेज, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो SRCC आना है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो CUET का रास्ता क्योंकि बोर्ड से होके जाता है, एंड बोर्ड्स होंगे आपके फेब और मार्च में, तो इस पर भी फोकस रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, हमें इस वक्त अक्टूबर में, नाउ मैं अब आपको हर महीना आपको क्या क्या करना है वो बता रहा हूँ। सो अक्टूबर नवंबर अगर मैं आपको दोनों का मिला के बताऊँ, तो आपको इसमें नवंबर मिड तक, यू कैन से 15 नवंबर तक, आप अपना टारगेट बनाइए कि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने नहीं पढ़ा और जो बोर्ड में आ रहा है, मतलब ये स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ आपको बोर्ड को लेकर। आफ्टर 15 नवंबर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको जो टॉपिक्स वीक लगते हैं, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ टॉपिक होंगे जो आपको वीक लगते होंगे, आपको उन्हें रिवाइज करना है। प्लस आपको साथ में जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें स्टार्ट कर देना है करना, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि जो एग्ज़ाम पहले आए हैं आप उनमें कहाँ स्टैंड आउट करते हो। अगर आपके उसमें वीकेंड से यहाँ पर आपको PYQ जो करना है वो करना है बोर्ड के, क्योंकि आपका पहला टारगेट बोर्ड होने वाला है, एंड बोर्ड आपको CUET में भी हेल्प करेगा। तो जैसे आप PYQs करोगे बोर्ड के, अगर आप 80 में से सपोज 70+ स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया आपकी पोजीशन है, और अगर आप वी कैन से 50 के आसपास हो या उससे भी नीचे हो तो आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन नोट करो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, और मतलब क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ भी करके इस 50 को 65-70 की रेंज में लाना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग। और ये 50 से 65-70 तक लाने के लिए आपके पास जो टाइम है वो है नवंबर मिड से लेके फेब मिड तक। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो PYQ जब आप करोगे दिसंबर जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे। मे बी आपके स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते हों। देन इसमें यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं जो होंगे, बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं वो भी आपका बहुत टाइम लेने वाला है। देन क्योंकि आपको इसमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी और वो याद करो, और मतलब दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप CUET के बारे में इस टाइम भूल जाइए, आप केवल बोर्ड पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आपका बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। तो कॉन्फिडेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप CUET जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो नहीं आता हुआ सवाल भी सही हो जाता है, किसी भी तरीके से हो जाता है पर सही हो जाता है। एंड अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और ऐसी एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन फेस करोगे एग्ज़ाम रूम में, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत होने की पूरी चांसेस हैं। जब आप ये सब कर लोगे, अभी तक आपने क्या करा है, आप वी कैन से फेब मिड में हैं हम, और आप PYQs कर चुके हो सब के सब। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पर भी आता हूँ। आप PYQs कर चुके हो, आपके जो वीक टॉपिक थे आप उन्हें
एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पर ला चुके हो। ऐसा नहीं है कि उनमें सवाल आया तो आप बिल्कुल खाली छोड़ दोगे। अगर एक 6 नंबर का सवाल आया तो आप 4.5 नंबर लाने की पोजीशन में हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज क्या चीज़ फॉलो करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़, ये वीडियो क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए होने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए जो मेन चीज़ होने वाली है वो है NCERT, दैट इज़ द थिंग। और ये अगर आप NCERT पहले कंप्लीट कर सको तो ये बेस्ट होने वाला है आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको CUET में बहुत बड़ा एडवांटेज देगी। क्योंकि गाइस देखो, आपको नंबर बोर्ड में लाने हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी ऐसी बना के चलोगे जो CUET में भी आपको हेल्प करे, तो उससे फिर आप बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे निकलोगे। एंड वही चीज़ आपको करनी है। तो NCERT आपको फॉलो करनी है। जब आप NCERT कर लोगे, फिर साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आप उतना कर लो, दैट इज़ इनफ। आप ईजिली बोर्ड में 95+ ले आओगे। 100 लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे नंबर थे 97 बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक। देन इफ़ वी कम आफ्टर BST, अगर हम आएँ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं क्लास 12th के लिए, मैक्रो प्लस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम IED की बात करें पहले, तो थ्योरी पोर्शन है सारा का सारा, वो आपको याद करना पड़ेगा। एंड बस याद ही करना पड़ेगा। और जो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो ऑथर की, क्योंकि आई डोंट थिंक जैसे BST इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में NCERT तो फॉलो कहीं भी नहीं होती है। तो इसमें आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें जो पीछे MCQs दे रखे होंगे या फिर असर्शन रीज़न क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप उनको कर लो। वो आपकी मतलब जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और फिर लास्ट में PYQs कर लो कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। और अगर IED में जैसे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हम जनरल अवेयरनेस के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर आ गया वो, क्योंकि आप अगर उसमें जो करंट का डेटा भी डालोगे, वो ज़रूरी नहीं है पर आप डालोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने भी वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करा था उसमें। या जैसे G20 पर एक क्वेश्चन आ गया था, MCQ था पर आ गया था, लेकिन G20 का कहीं भी हमारी बुक्स में कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है हमें, लेकिन फिर भी आ गया था। तो ये चीज़ आपको देखनी है अगर आप 100 का टारगेट चल रहे हैं, वरना ये सब करेंगे तो आपके 95 आ जाएंगे प्लस। इफ़ वी कम टू मैक्रो में जो है कुछ चैप्टर हैं ईजी, मनी एंड बैंकिंग ईजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। रेपो रेट करना है, रिवर्स रेपो रेट करना है, कुछ चीज़ें आसान सी हैं। लेकिन कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जो समझने भी बहुत ज़्यादा आपको उसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, इसमें जो टर्म्स हैं वो, एंड जो उसमें फिर एक यूनिट है जो एग्रीगेट इनकम, ये जो जिसमें इनकम मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर, ये सब जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनमें जब तक आप न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपसे नहीं होंगे। अगर आप खाली पढ़ के चले जाओगे तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे। दैट इज़ नॉट द थिंग जो आपको करनी है। आपको रिटन में प्रैक्टिस करनी है, रिटन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं इन जैसे चैप्टर्स के, वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से टेक्निकल आते हैं, वो आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको मैक्रो में अच्छा स्कोर करना है। एंड जो इकोनॉमिक्स है फिर वो माइक्रो जो CUET में आता है उसके लिए आगे बात करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक्स। ये फॉलो करोगे तो 95 90+ तो आ ही जाएंगे। मेरा इकोनॉमिक्स में 100 स्कोर था। देन वी कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स। और कई बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है ये, बट अगर अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। और 90 95 इवन 100 ईज़िली आ जाएंगे। ईज़िली तो नहीं कहूँगा बट अच्छी स्ट्रेटजी से आ जाएंगे, पॉसिबल है। क्या करना है आपको, मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल में TS ग्रेवाल या DK गोयल फॉलो कर रहे होंगे आप लोग। उसका हर इलस्ट्रेशन, या मैं कहूँगा हर इलस्ट्रेशन नहीं, जो इलस्ट्रेशन कुछ नए टाइप का है वो आप ज़रूर करो। क्योंकि आई थिंक इलस्ट्रेशन कभी भी वो सिमिलर नहीं देते हैं। इलस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ एटलीस्ट कोई ना कोई पॉइंट नया होता ही है। क्वेश्चन तो बहुत बार सिमिलर आ जाते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ उसमें न्यू चीज़ होती है। देन अगर हम इलस्ट्रेशन से आगे बढ़ें तो फिर जो बुक के पीछे बुक एक्सरसाइज होती है उनकी प्रैक्टिस कर लो। उसमें जो क्वेश्चन आपको थोड़ा यूनिक सा लगे, जो थोड़ा हार्ड सा लगे, वो देख लो। MCQs हैं, MCQs तो जहाँ मिले सारे सॉल्व कर डालो। क्योंकि MCQs से आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये और जो ये आपको चीज़ है ये आपको CUET में हेल्प करेगा। सिंपल चीज़ है। और अगर आप कर सको, वैसे मैं अभी तो एडवाइस नहीं करूँगा थ्योरी अकाउंट की, अगर आप पढ़ सकते हो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अक्टूबर है अभी,
ऑन द अदर हैंड अगर हम दिसंबर में होते तो ये चीज़ मैं आपको एडवाइस नहीं करता, बट क्योंकि अभी अक्टूबर है तो अगर आप अकाउंट्स की थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो तो वो कर लो, क्योंकि ये आपको करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं करोगे तो अप्रैल और मई के महीने में आपको चीज़ तो करनी पड़ेगी। और क्योंकि अक्टूबर है इस वक्त तो मैं आपको एडवाइस करूँगा। दिसंबर होता तो मैं आपको एडवाइस नहीं करता, क्योंकि थ्योरी बोर्ड में नहीं आती है, ये आती भी है तो उसकी वेटेज बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड CUET में थ्योरी कितनी आ जाए, पिछले साल 35-40 सवाल आ गए थे थ्योरी से, वो अनइमेजिनेबल था बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो थ्योरी, क्योंकि अभी अक्टूबर भी चल रहा है, तो यू मस्ट डू दैट, क्योंकि आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाएगा। और आप जितना आगे रहोगे इस वक्त, वो आपको अप्रैल मई में उतना कम आपके मतलब उतना प्रेशर आपको कम फील होगा। जब आप ये सब कर लोगे उसके साथ फिर PYQs तो करने ही हैं, क्योंकि बिना PYQs के आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। दैट इज़ द थिंग, PYQs तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना ही है। सो ये चीज़ आपको कब तक कर लेनी है, ये चीज़ आपको फेब स्टार्ट होने से पहले कर लेनी है। ये जितना भी मैंने आपको बताया अभी, BST अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स का, ये सारी चीज़ें फेब से पहले कर लेनी है, क्योंकि फेब में आपके एग्ज़ाम हैं। कुछ नया तो नहीं ही हो पाएगा, सिंपल चीज़ है, रिवीजन करना है उस टाइम जितना ज़्यादा, और जैसे जैसे आपको बोर्ड के लिए छुट्टियां मिले उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। बाकी मैं जब एक बार फाइनल डेट शीट आएगी, मैं फिर किस गैप में आपको किस टाइप से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप गैप को कितनी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है पूरे साल भर, लेकिन अगर आप गैप्स में अच्छे तरह से उनको यूटिलाइज़ कर लेते हो, तो 20 से 40 नंबर तक का भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो दिस वाज द होल थिंग फॉर अकाउंट्स। और अकाउंट्स के बाद अगर हम आते हैं इंग्लिश पे, तो बोर्ड के लिए इंग्लिश आप गैप्स में पढ़ लेना या प्री बोर्ड्स में पढ़ लेना। प्री बोर्ड इज़ द बेस्ट टाइम। उससे पहले इस वक्त इंग्लिश क्लास 12th के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, मैं आपको कैसे एडवाइस कर दूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो CUET की इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज़ द गेम चेंजर सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश हमने पहले तो पढ़ा नहीं है कभी बहुत अच्छे से। ग्रामर के रूल्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हमने पढ़ा नहीं है। वो जितनी जल्दी स्टार्ट कर सको कर लो, अभी अक्टूबर है, अभी से कर लो। एटलीस्ट डेली के 10 वर्ड्स मतलब आप लिख सकते हो, वो याद कर लो, तब तक मई तक मतलब आपकी एक काफ़ी अच्छी वोकैबलरी हो जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहूँगा कि आप लास्ट में ही सॉल्व कर लेना, अप्रैल में इज़ इनफ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड ग्रामर के नोट्स अगर आप जितनी जल्दी मतलब आप कंप्लीट कर सको ग्रामर का अपना, वो कर लो। ये मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी अभी अक्टूबर है, जो बच्चे अक्टूबर तक देख रहे हैं, अक्टूबर एंड तक भी देख रहे हैं, वो इस सबको फॉलो कर लें। नवंबर में एक फिर से दूसरी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, क्योंकि अब हर दिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पास ला रहा है, आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेटेज बढ़ानी पड़ेगी। एंड CUET की वेटेज फिर वापस जब आपके बोर्ड ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वो वापस बढ़ेगी। सो इफ़ आई से इंग्लिश भी हमने यहाँ पर इस तरह कंप्लीट कर लिया है। देन इफ़ वी कम टू द सब्जेक्ट मैथ्स में जो कुछ डिफ़िकल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यू कैन से पूरा जो कैलकुलस का हमारा पार्ट है उसकी, क्योंकि ये कैलकुलस आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में भी आया होगा, इसकी डेली प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम तो मांगता है ही, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। और मैथ्स में जितना टाइम दोगे वो आपको CUET में डायरेक्टली हेल्प करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी, बट मैथ्स इज़ समथिंग डिफरेंट। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जहाँ से मिल जाएं वहाँ से कर डालने हैं। मैथ्स के थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो वो भी कर डालना है, क्योंकि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हम एज्यूम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या आने वाला है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मतलब सिलेबस तो भी स्कूल में भी आपका हो ही रहा होगा, तो आपको कोशिश करनी है नवंबर मिड या एंड तक आप ये मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट कर लो। सो इतना जो मैंने आपको भी बताया ये सब है फेब तक, यानी बोर्ड्स के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। इस बीच में अगर आप चाहो तो जो एक चीज़ इंटीग्रेट, वो अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप CUET का इसमें कितना इसमें कितनी चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब CUET के आप मतलब इसमें कितने MCQ सॉल्व कर सकते हो जो CUET लेवल के हैं, वो जितने ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका बोर्ड ही नहीं हो पा रहा है, CUET का प्रेशर आपको बोर्ड में भी तंग कर रहा है, तो आप CUET रहने दो। CUET की हम तैयारी करेंगे अप्रैल और मई में, हमारे पास ऑलमोस्ट 45 डेज़ हैं।
ये 45 दिन भी बहुत होने वाले हैं। इन 45 दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ लेंगे, अगर पूरे साल कुछ नहीं करा है काम बन जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स अप्रैल एंड मई। तो जो मार्च है आपका, मार्च आपका पूरा निकला है एग्ज़ाम्स में। वी कैन से लगभग 25-30 मार्च तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अगर 1-2 दिन भी मिल रहे हैं तो वो भी वेस्ट मत करना। मैंने क्योंकि 27 मार्च को हमारा अकाउंट्स का फाइनल पेपर था, 28 से मैंने CVT की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। एंड दैट्स द रीज़न कि मैं शायद यहाँ पर हूँ एट SRCC। वरना मेरे को नहीं लगता कि पूरे साल मतलब ठीक था, बट मेरे को लगता है जो SRCC वाली बात है वो अप्रैल एंड मई में ही आई है। सो अप्रैल मई में भी आपको 15 दिन मिलेंगे, लगभग 15 भी ना मिलें क्या पता, क्योंकि जैसे इस साल भी 8 मई से इन्होंने डिक्लेयर करा था कि हम एग्ज़ाम करेंगे, बट वो फिर लेट होते होते 13 मई तक पहुंच गया था। तो मेन हमारे पास जो महीना है वो अप्रैल का है। इसमें क्या करना है फॉर इंग्लिश, वी कैन से पहले तो डेली के अब जो पहले आप 10 वोकैब लिख रहे थे उसे 20 से 30 तक ले जाओ, और अगर कुछ भी नहीं करा है तो 40 तक ले जाओ, पर वो याद रहना चाहिए, वो आपकी डायरी में लिखे हुए होने चाहिए। एज सिंपल एज दैट, और कोई रास्ता है नहीं आपका, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, कंपलसरी सब्जेक्ट है, टोटल वी कैन से जो मार्क्स हैं वो कम रह जाएंगे, टोटल मेरिट कम रह जाएगी और उसका फिर नुकसान है। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आप छोड़ नहीं सकते हो। सो दिस इज़ फॉर वोकैब। ग्रामर आई होप आपने पहले कर ली होगी, नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी वन शॉट देखो हर एक टॉपिक का। टेंस हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सबका आपको वन शॉट देख के मतलब करो, सारे रूल्स करो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो करो। हालांकि इस साल ग्रामर बहुत कम आई थी, स्टिल आई विल से करके जाओ, क्योंकि छोड़ना इज़ नॉट द ऑप्शन। NTA पर भरोसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ है फिर। एंड फिर जो बाकी बचा है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर न्यूज़पेपर नहीं कर रहे हो तो जो पिछले साल आए हैं उन पर ध्यान दो। आप देख रहे होगे मैं कितनी बार PYQs लिख रहा हूँ, क्योंकि दैट्स द थिंग, PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर बोर्ड्स एंड मोर स्पेसिफिकली फॉर CUET। सो दिस इज़ द थिंग हाउ यू विल डू इंग्लिश। ठीक है, अगर हम आए BST पे, BST मेरे को लगता है अगर आपने पढ़ रखा होगा, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा चला गया होगा, यू कैन से 85 से 100 के बीच में कहीं पर भी, 80 से 100 के बीच में कहीं पर भी अच्छा ही मानना, उसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो करना है NCERT को एक बार लाइन बाय लाइन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस बस मॉक टेस्ट कर लेना है, एज सिंपल एज दैट। प्लस मैं मान के चल रहा हूँ कि PYQ आप पहले कर चुके होंगे। BST के PYQ ईजिली निपट जाते हैं, उसको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब सब आता होगा आपको, कैसे नहीं निपटेंगे, है ना। पढ़ना है, देखना है, ये आंसर है, पता है ये आंसर है, आगे बढ़ो। मॉक टेस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ वी कम टू इकोनॉमिक्स, एंड क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारे पास माइक्रो प्लस मैक्रो आ रही है। मैक्रो आपने क्लास 12th की कर रखी है, बट आपने इसमें लिखे हैं बड़े बड़े आंसर्स, करे हैं लंबे लंबे न्यूमेरिकल सॉल्व। यहाँ पर CUET में आपसे पूछे जाएंगे MCQs, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा शार्प रखना है। किसी भी लाइन पर क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन बन सकता है, आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। जहाँ तक बात है माइक्रो की, तो 11th की माइक्रो है, जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा अच्छे से तो कोई बात नहीं, अब पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं पहली चीज़ तो माइक्रो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आई डोंट थिंक वो ऐसे कवर हो पाएगा। लेकिन माइक्रो में अभी जैसे एक साल आई, इसी साल 2025 CUET में माइक्रो के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले तो देखना कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो किन टॉपिक्स से आए थे। वो जो लाइक PPC इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन है, बजट कॉन्स्ट्रेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या फिर आगे जो फंक्शंस हैं अलग अलग, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो चीज़ें करनी है। और कोई अच्छा सा आप टीचर देख सकते हो। मैं मतलब YouTube पर आप कोई भी अच्छा टीचर जिसकी पॉपुलैरिटी ठीक हो और मतलब बच्चे पढ़ के गए हों जिनसे आप उनसे माइक्रो अपनी पढ़ सकते हो। इसमें भी सेम चीज़ है, मतलब मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्पीड बना के रखनी है अपनी। देन अगर हम माइक्रो से आगे बढ़ें, वी हैव अकाउंटेंसी। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो दिस इज़ द टाइम टू कवर द थ्योरी। उसके बिना जाना अकाउंट्स के पेपर में बेवकूफ़ी होगी, हर एक पॉइंट अच्छे से करना पड़ेगा।
NCERT से कर लेना थ्योरी आप लोग, और फिर जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि अकाउंट्स का लंबा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना डिफरेंट डिफरेंट थिंग, और 1 नंबर का MCQ या जो CUT के लेवल में कहें तो 5 नंबर का एक MCQ सॉल्व करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जितने कम टाइम में कर पाओगे, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी जल्दी पेपर कर पाओगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा। तो मॉक टेस्ट देने हैं, दैट इज़ द थिंग। उसके बिना अकाउंट का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। देन एट लास्ट इफ़ वी कम टू मैथमेटिक्स, सो मैथ्स में मैं जो टीचर रिकमेंड करूँगा आपको वो हैं शशांक सर। एज सिंपल एज दैट, मैंने उनसे पढ़ा था एंड आई डोंट थिंक फॉर मैथ्स फॉर CUET उनसे अच्छा फैकल्टी कोई है, आई डोंट थिंक सो। मैंने उनसे ही पढ़ा था एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेरे 99.6 परसेंटाइल आए थे मैथ्स के पेपर में इन CUET। तो उनसे आप पढ़ सकते हो। एंड फॉर इंग्लिश आई वुड सजेस्ट रुबाइका मैम, उनसे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये टीचर ऐसे हैं, मतलब जब से CUET है वो वही पढ़ा रहे हैं और एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आप बिल्कुल उनसे पढ़ सकते हो। फिर साथ में मतलब जो मॉक है, क्योंकि मैथ में जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है टाइम की, वो होने वाली है मैथ्स में, क्योंकि 60 मिनट्स हैं, 50 क्वेश्चन हैं। BST में ईजिली हो जाएंगे, इंग्लिश में ईजिली हो जाएंगे। और इंग्लिश में एक चीज़ और है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट बहुत आ रहा है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आपको। बहुत ज़्यादा आ रहा है, 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं रीअरेंजमेंट के। मेरे पेपर में लगभग 8 के आसपास थे। तो मतलब 60 मिनट 50 क्वेश्चन आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो गाइज दिस इज़ द थिंग। अब एक बार अगर फाइनल कंक्लूजन बताऊँ आपको, तो फाइनल कंक्लूजन में ये है कि जो चीज़ आपको मिस नहीं कर सकते हो उनमें से पहली चीज़ है PYQs। उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, वो आपको बताएंगे पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे। दूसरी चीज़ है फॉर CUET मॉक टेस्ट, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के CUET निकलने वाला तो है नहीं, क्योंकि 50 मिनट 50 क्वेश्चंस और 3600 सेकेंड्स। मैं 3600 सेकेंड्स किसी वजह से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटा सुनने में ऐसा लग रहा है 1 घंटा, 3600 सेकेंड, तब आप एक सेकेंड की वैल्यू करोगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूरा आंसर सॉल्व कर लिया और पेपर हो गया, आप माउस ले जा रहे थे, वो टिक नहीं हो पाया, बंद हो गया, क्या कर पाओगे। एक सेकेंड की वैल्यू करनी पड़ेगी आपको इन एग्ज़ाम लाइक CUET। 1 घंटा है, 4 पेपर से मेरिट बननी है, 4 घंटों में आपका डिसाइड हो जाना है कि अगले 3 साल कौन से कॉलेज में आप बिताने वाले हो। देख रहे हो आप, 4 घंटे, एज सिंपल एज दैट। जो अगली चीज़ है वो मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि बिना उसके तो काम चलने वाला है नहीं। आज 10 घंटे पढ़ लिए, अगले 1 हफ्ते तक सो गए, वो कोई बात नहीं है। बिना कंसिस्टेंसी ये काम बनने वाला है नहीं। चौथी चीज़, जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आज रोज़ पढ़ रहे हो, रोज़ 10 घंटे पढ़ रहे हो, नई नई चीज़ पढ़ रहे हो, पहले वाली भूलते जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं। एंड और भी कुछ होता है तो मैं आपको वो तो शॉर्ट्स और बीच बीच में मोटिवेट मैं आपको करता रहता हूँ। मतलब आपको लग जाना है अभी से, 2 अक्टूबर है आज और ज़्यादा टाइम नहीं है यार, 8 महीने हैं। देखो अच्छे से पढ़ लोगे तो आने वाले 3 साल मतलब आसानी, मतलब यहाँ भी आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप SRCC पहुँच गए हो तो आपको पढ़ना नहीं है, बट आप पढ़ रहे हो। आप पढ़ते तो श्यामलाल कॉलेज में भी, मैं अब उसको कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, बट जो आपका टारगेट है वहाँ जो आपने कुछ चीज़ सोची, उसके लिए मेहनत करी और वो अचीव कर ली, उस चीज़ का जो मज़ा है वो अलग ही है। वो पूरी लाइफ भर आपको मतलब हेल्प करेगा। तो ये है दोस्तों, और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से मतलब शुरू करा था मैंने, हेयर इज़ BST इकोनॉमिक्स, देन यहाँ पर अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, देन इधर अप्रैल में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इंग्लिश, BST इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, एंड हेयर इज़ द फाइनल कंक्लूजन। तो ये सब आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आप अपना ड्रीम कॉलेज SRCC, स्टीफंस, इन सब में पहुंच पाओगे।
एंड आई होप आप जो कॉलेज ड्रीम कर रहे हो वो आप अचीव कर पाओ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सो गाइज आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आपकी अगर कोई और क्वेरी है, कोई और डाउट है, तो आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं हम फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड, अचीव। जय हिंद।